तो आज हम लोग लाइट सेक्टर पर डिस्कस करेंगे प्रकाश, और इसका इम्पोर्टेंस तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रकाश के बिना तो सब सुना सुना है ना। अंधेरे नगरी में चौपट राजा वाला कहानी होता है ना, वैसा हो जाएगा। बिना लाइट का हम प्रकृति, जो भी प्रकृति का ये अद्भुत नजारा का जो हम देख पा रहे हैं, वो लाइट की मदद से, प्रकाश की सहायता से। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश जो एक्चुअली में परावर्तन और अपवर्तन जो है ना, दोनों इमर्ज है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्चुअली मेरा मोटिव ये है कि किसी बात को जो है ना हाइड नहीं करना है। अगर चैप्टर स्टार्ट करना है तो उसके बारे में इतनी अच्छे से बताना है ना कि बच्चे को, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या एससीईआरटी बुक हो या अदर किसी भी पब्लिकेशन का बुक है ना, उसको देखने की आवश्यकता न हो। बशर्ते कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना पड़ेगा, राइट ना, क्योंकि हम फ्री में आपको कंटेंट इतने अच्छे से देंगे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट ना। तो देखिए, इसीलिए हम पहले प्रकाश के परिवर्तन के अबाउट डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल का टोटल है ना, कोई चीज ब्लैंक नहीं है, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। जिसमें इंडेक्स पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, लाइट और इसके सोर्स के अकॉर्डिंग। प्रकाश और इसका सोर्स क्या होता है, इसके स्रोत, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दर्पण और इसके प्रकार, यानी कि मिरर एंड इट्स टाइप, जो भी होते हैं मिरर टाइप होते हैं ना। कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिरर, दो ही प्रकार होते हैं ना दर्पण का। एक होता है समतल, एक क्या होता है, गोलीय दर्पण, है ना। हो गया ना कंफ्यूज, है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल, एक गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है, उत्तल और अवतल। सब चर्चा करेंगे, घबराना नहीं है, बस देखते रहिए। नेक्स्ट क्या है मेरा, गोलीय दर्पण के फोकस और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जो है ना क्या रिलेशन होता है, वो भी देखेंगे। एफ इक्वल आर बाई टू होता है ना, और आर इक्वल क्या होता है, 2 इंटू एफ होता है। आइए फिफ्थ क्या है हमारा, गोलीय दर्पण का किरण आरेख, यानी कि रे डायग्राम। आया ना बच्चे को जो है ना 99% बच्चे को जो है ना यही दो टॉपिक समझ में नहीं आता है कि सर आरेख बनाने आता है, नहीं आता है। सेकेंड, गोलीय दर्पण में जो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है, वो सर रटते हैं कि अवतल दर्पण पे कोई वस्तु जो है ना फोकस पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, यहाँ पर, मतलब याद ही नहीं रह पाता है। तो सिंपल सी बात है कि यदि आप याद करोगे तो याद किया हुआ जो होता है नॉलेज बाबू ना, मैक्सिमम 10 डेज तक आपका माइंड यानी कि मेमोरी में सेव रहेगा। फिर जो है वो वायरस उसको खत्म कर जाता है, राइट ना। तो उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यदि आपको मेरे बारे में ही अच्छी तरह से जानना हो, ठीक है, तो आप मेरे बारे में पूरे बायोडाटा को खंगालेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा पेशा क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो सारा तब अच्छी तरह से मेरे बारे में जान पाएंगे कि मैं कैसा हूँ। जस्ट सेम वही सेम थिंग देखिए, अगर किसी चीज के अबाउट, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, है ना, आपको मैथ्स भी मैं कराऊंगा, साइंस भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, जब किसी चीज के अबाउट पढ़ना है अच्छी तरह से, तो उसके बारे में पूरे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तो एक्चुअल में होता है क्या, तभी जाकर उस पर आपको अपना पकड़ बना पाइएगा, है ना। कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। और 7th टर्म मेरा क्या है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। और 9th क्या है, मैग्निफिकेशन। इसकी जो 9 टाइप्स है वो तो कंप्लीट करेंगे, और बीच बीच में हम करेंगे आपके लिए क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, है ना। बाकी फनून तो होता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है, बिना फन का क्या होता है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का डेफिनेशंस क्या होता है, परिभाषा, एकदम सरल परिभाषा क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य है ना। प्रकाश क्या है कि बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय की तरह तो व्यवहार करता है ये, साथ में बाबू कि ये किसी भी माध्यम में ट्रेवल करता है, चाहे वो निर्वात हो या कांच हो या पानी हो, जैसा कोई भी मीडियम हो, सभी में लाइट जो है ट्रेवल करेगा, सिंपल सी बात है। और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को सीन करते हैं वो प्रकाश कहलाता है, राइट ना। प्रकाश स्रोत, तो स्रोत कहने का मतलब क्या हो रहा है बाबू कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
है ना। तो जहां से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब जहां से भी प्रकाश निकलेगा वो क्या कहेगा बाबू, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जनरली प्रकाश स्रोत का दो टाइप्स का होता है, एक क्या होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, एक क्या होता है देखिए, एक क्या होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, और सेकेंड होता है हमारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक कहने से समझ में आ रहा है, प्राकृतिक यानी जिसे प्रकृति दिया है ना, जैसे कि सूर्य तारे, ये सब क्या हुआ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। और मानव निर्मित जैसे कि लालटेन टॉर्च, अब दिन में रहते हैं चलो भाई सूर्य है तो सारा जगह उजाला रहता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन रात में क्या, यदि मानव निर्मित नहीं बनाते, लालटेन टॉर्च हम लोग नहीं बनाते राइट ना, तो रात में देख पाते नहीं, देख पाते ना, है ना। तो प्रकाश स्रोत जो है ना, ये दो टाइप का बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, ऊर्जा के रूपांतरण के कारण जो है ना प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब तो कोई सर प्रकाश तो ऊर्जा होता है, ये नई बात अब क्या कह दी, तो देखिए नई बात कहने का रीजन है, रीजन को समझिए। ऊर्जा के रूपांतरण, जैसे कि आप देखिए, अब लालटेन या लैंप में क्या, लालटेन या लैंप में क्या होता है बाबू, मिट्टी तेल, केरोसिन का तेल होता है। वो तेल क्या करता है, तेल में क्या रासायनिक ऊर्जा वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। आप देखिए जैसे आप बल्ब ले लो, बल्ब में क्या होता है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इनकी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है ना, रासायनिक से किस में कन्वर्ट हुआ, प्रकाश ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट हुआ, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ ना। तो ऊर्जा का रूपांतरण तो हुआ, तो ऊर्जा का खेला हुआ, यानी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्लियर हुआ ना बात को। आप देखिए नेक्स्ट बहुत टॉपिक सिंपल सा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सा बात है कि जिसके पास स्वयं का लाइट होता है ना, यानी कि जो स्वयं का प्रकाश जो है बाबू, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में सूर्य, ये किसी से प्रकाश थोड़ी लेता है, पैंचा उधार नहीं ना मांगता, इसका अपना प्रकाश होता है। बिजली का जलता बल्ब, बिजली का बल्ब हुआ या मोमबत्ती हुआ, इस सब के पास अपना प्रकाश होता है राइट ना। सेकेंड देखिए, आप बात आती है अदीप्त। अदीप्त क्या होता है कि जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि जिसके पास खुद का नहीं होता है, दिखावा करता है। दिखावा यानी कि मैं भी प्रकाश उत्सर्जित करता हूं ना, बस वो दिखावा करता है। जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि परावर्तित प्रकाश उत्सर्जित करता है, परावर्तित प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि दूसरे से जो एब्जॉर्ब किया हुआ है ना उसी को दिखाएगा कि देखो मैं भी रात की रानी हूं, है ना। जैसे चंद्रमा इसका एग्जांपल, बात समझ में आ रहा है ना। चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है, वो तो दिन को भी रहता है रात को भी रहता है। तो दिन को क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि उसमें सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ले लो ना कि कोई इतना चमकदार होता है ना कि उसके, जैसे गोरे गोरे आदमी है, चलो मान लेते हैं कि गोरे गोरे आदमी का जो है ना बैठक है, उसमें एक काला आदमी आकर बैठ गया। मैं भेद के नहीं, बस मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। तो वो क्या जस्ट वैसी फीलिंग होती है कि अब आप जो है चंद्रमा, जो तो सारी ग्रह जो होती है दिन में भी रहती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा रहता है जो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी जब कम हो ना तो फिर आसमान में वो दिखाई देती है ना। तो चंद्रमा हुआ, वो क्या करता है दिन में प्रकाश का जो लाइट आता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब सूर्य जो है डूब जाता है तो फिर वो क्या करता है बाबू, अपना रोशनी बिखरना स्टार्ट कर देता है। जैसे टेबल कुर्सी, ये सब के पास तो अपना प्रकाश नहीं, लेकिन दिखता है क्यों, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। आज जो मेरा टॉपिक चैप्टर भी है वो क्या है, मेरा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का चैप्टर भी है राइट ना, उसके अबाउट हम डिस्कस करेंगे। चलिए इतना चीज समझ में आया है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए आगे क्या है हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल क्या होता है, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं हमारे चारों तरफ जो आवरण है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाएगा, है कि नहीं। वो कहावत हुआ कि मेरी मुट्ठी में क्या है बाबू, दिखा ऐसे खोल के बता दिया कि मुट्ठी में क्या है, तो सर कुछ नहीं, कैसे हवा है ना क्या है, हवा है। तो वही बात हुआ कि हमारे चारों तरफ क्या है बाबू, वायुमंडल है ना, वायु का आवरण है। तो जब प्रकाश की किरण इस वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल और पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं राइट ना। तो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को वो धूल एवं कण क्या करते हैं, उसे अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ फैला देते हैं, है ना। लाइट के इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आया ना। जैसे आप जैसे टॉर्च जलाओगे, ठीक है, टॉर्च जलाओगे ना, चाहे वो टॉर्च मोबाइल का हो या अदरवाइज जो भी टॉर्च हो, और टॉर्च जलाने के बाद जस्ट उसको दिखना कि जहाँ से वो निकल रहा है टॉर्च का रोशनी वहाँ से, तो वहाँ देखोगे तो बहुत सारे धूल एवं कण जो है ना पार्टिकल्स मूव
फ्लाई करते नजर आते हैं, राइट ना। तो इससे मालूम चलता है जो अब मेरा स्वच्छ वातावरण दिख रहा है तो एक्चुअल में वो स्वच्छ है नहीं, उसमें बहुत सारे धूल एवं कण जो है ना वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, राइट ना। तो वही हुआ कि वायुमंडल, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं कण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को अवशोषित कर उसे चारों तरफ फैला देता है ना। जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश की, वायुमंडल में बहुत सारा पार्टिकल्स क्या करता है, मौजूद रहता है, तो वो अपने पर जो लाइट पड़ता है उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ फैला देता है। प्रकाश किसी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, है ना। मजा आ रहा है ना। चलिए सेकंड देखिए, क्या प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण, तो किरण तो सब बच्चे वाली बात हुआ ना, चलो बता देते हैं। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। आइए, किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक किरण लोगे, प्रकाश से एक ही किरण तो धरती तक नहीं आती, बहुत सारी किरण आती है ना, समझ में आ रहा है। तो जब किरण का समूह मिल जाता है ना तो वो क्या कहलाता है बाबू, किरण पुंज कहलाता है। जनरली किरण पुंज बीम ऑफ लाइट जो होते हैं ना 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मेरा क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम होता है, यानी कि अपसारी किरण पुंज होता है। सेकेंड क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जिंग बीम। एंड थर्ड क्या हो गया हमारा, समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम। तो बारी बारी के समझते हैं, अच्छी तरह से समझिएगा कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, जहां प्रकाश की किरण जो होता है, देखिए जहां प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जहां प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है वो क्या कहलाएगी बाबू, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपसारी क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएगा बाबू, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। और समांतर, नाम से लग रहा है समांतर, समांतर यानी कि एकदम समांतर होगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना, एक दूसरे के समांतर होगा, वो क्या कहलाएगा बाबू, हमारा समांतर किरण पुंज होगा, जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नोट करते जाइए। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए जनरली पदार्थ को तो जानते ही हैं सभी, तो देखिए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है बाबू, पारदर्शी पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ होता है और अपारदर्शी पदार्थ है ना। तो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण जो है ना आर पार हो जाती है। जिस पदार्थ में प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है वो क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए हवा, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन की बात होगी वो हटाइए, वो नहीं, हवा हो गया जिसमें हम आसानी से दूसरी चीजों को देख सकते हैं। पानी, तो पानी में उसमें वो भी क्या होगी, पारदर्शी पदार्थ होगी। अब आते हैं प्रभासी। प्रभासी क्या होती है कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग जो है ना आर पार हो पाता है, जिसमें प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग जो है ना आर पार हो जाता है वो क्या कहलाता है, प्रभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए तेलीय कागज, जब कागज में तेल लगा लेते हैं उसके बाद वैसे सीन करेंगे ना तो ऐसा मालूम चलेगा आगे कुछ तो है बट धुंधलापन दिखाई देने लगता है ना, घिसा हुआ शीशा। तो ये सब एग्जांपल किसका, पारभासी पदार्थ का है। और अपारदर्शी, नामी क्या है, अपार, जिसको पार नहीं किया जाता है, अपार, है ना, मतलब कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है वो क्या कहलाता है बाबू, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, इनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पारदर्शी, जिसमें आर पार हो जाए, पारदर्शी, वो अपारदर्शी सॉरी पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारभासी, जिसमें धुंधलापन दिखाई देता है। अपारदर्शी, जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है वो कहलाती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे कि बेंच, टेबल, मकान, ईंटा ऊंटा ये सब आर पार नहीं देख पाएंगे, वो सब क्या होगी, अपारदर्शी। दूध, ये सब एग्जाम्पल अपारदर्शी का हुआ। तो ये तीनों क्लियर हुआ, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एकदम प्यार से समझिए, एकदम स्टार्टिंग से। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश की किरण जो है ना किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश की किरण जैसे हम लाइट जलाते हैं, लाइट जलाने के बाद क्या हुआ, वहां से किरण आई किसी वस्तु पे टकराई और टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर बाउंसिंग बैक चले जाएगी। टकराने के बाद क्या हुआ, ये फिर बैक चला जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है,
प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो किसी वस्तु से टकराकर, यहाँ बात ध्यान दीजिए कि किसी वस्तु ये अपने आप में एक डीपली नॉलेज रखता है। किसी वस्तु में यानी दो टाइप का वस्तु होगी, एक तो क्या होगा समतल सतह, एक क्या होगा खुरदुरी सतह। यानी कि परावर्तन यहाँ दो प्रकार की हो जाएगी। एक परावर्तन क्या हो जाता है बापू नियमित, एक क्या होता है अनियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन तभी हमें प्राप्त हो पाता है जब हमारा सतह कैसा होता है समतल होता है, एकदम प्लेन रहेगा ना, सरफेस प्लेन रहेगा, तो वहां से मुझे नियमित परावर्तन होता है। जैसे प्रकाश की किरण आई, आने के बाद फिर क्या होगी, वो बाउंसिंग बैक चले जाएगी, लौट जाएगी, एकदम नियमित रहेगा। नियमित कहने का मतलब इसमें जो होता है ना, आप आगे रूल पढ़ेंगे तो समझाएंगे, यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा। और खुरदरी में क्या होती है, खुरदरी का सरफेस क्या होता है रफली होता है, रफ होता है, तो उसमें आती है किसी और डायरेक्शन से, आने वक्त कौन जो होगा ना, यानी कि इंसिडेंट एंगल कुछ और होगा, रिफ्लेक्ट एंगल कुछ और होगा। देखिए ना, रिफ्लेक्ट एंगल कुछ और होगा, इंसिडेंट एंगल कुछ और होगा, रिफ्लेक्ट एंगल कुछ और होगा। यानी कि इसमें आपको एंगल आई जो होगा इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल आ जाएगा, किसमें नियमित में। बट इसमें एंगल आई जो होगा यानी कि इंसिडेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल होगा अनियमित परिवर्तन में। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश के परावर्तन बहुत मायने में रखता है। अब देखिए, जैसे एक स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था शरीफ लाल, नाम था शरीफ लाल, उसको अगुवाने वाला था, है ना। तो हम पूछे कि क्या हुआ, है ना, तो वो बोला कि अगुवाया था, हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वो किराना की दुकान किया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं, तो बोला कि फिजिक्स ऑनर्स किए हुए हैं। तो ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, तो ठीक है बताइए तो वो क्या लिखा हुआ है। तो एक्चुअली उसके घर पे क्या कपिला पशु आहार का बोरा था, तो बोला सर कपिला पशु आहार लिखा हुआ है, तो आप कैसे जाने, आप कैसे जाना। तो हालांकि शरीफ लाल तो मेरा बोला कि हम आंख से देखे या दिमाग से जाने, आंख से देखे और दिमाग से जाने, वैसा आप लोग नहीं कीजिएगा। एक्चुअली जैसे ही बताया कि फिजिक्स का ऑनर्स, तो कुछ सेंस जो है ना उसी भाषा में उसका आंसर देना चाहिए कि प्रकाश का परिवर्तन जो है हमें, सॉरी प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, कपिला पशु आहार जो है आंख से देखे और दिमाग का जाने। ये बहुत डीपली नॉलेज रखता है। ये चीज कंसेप्ट क्लियर तब हम आपको करेंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र पढ़ाएंगे, तो वहां जाकर कंप्लीट होगा। आइए बेसिकली पहले देखते हैं, ऐसे ही बता दिए हैं, उसका भी रीजन बताएंगे। सोचिए, कमेंट में बताइएगा इसका रीजन, ठीक है। कि अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं, कोई चीज लिखा हुआ है तो हम पढ़े, है ना, वो हम कैसे जान जाते हैं कि हाँ ये क्या हुआ, इसका रीजन क्या है बताइएगा हमें। आइए, तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, है ना। ये दो प्रकार की होती है, नियमित अनियमित। नियमित तभी होगा जब सतह कैसा होगा बाबू, मेरा समतल होगा, एकदम प्लेन रहेगा। और अनियमित तब होता है जब सतह मेरा कैसा हो जाएगा, खुरदुरी। समतल हो तो जिसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल आ जाएगा, अगर खुरदरी हो तो इसमें इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए, हम एक प्लेन सरफेस बना लेते हैं, समतल सतह, पीछे क्या कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। पेंट यदि नहीं करेंगे तो लाइट की किरण क्या होगा बाबू, आर पार हो जाएगी, बैक नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अब देखिए, सूर्य से आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एकदम कंसेप्ट को समझिए, आने वाली किरण क्या कहलाती है बाबू, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण बोले तो इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। सूर्य से आती प्रकाश की किरणें समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है ना, आती प्रकाश की किरणें समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है वह बिंदु क्या कहलाती है, आपतन बिंदु। सूर्य क्या, कुछ ही बोलो नहीं यार। आती प्रकाश की किरणें समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ेगी वो क्या कहलाएगी बाबू, आपतन बिंदु कहलाएगी, ठीक है, यानी कि इंसिडेंस पॉइंट कहलाएगी। अब आइए, पढ़ने के बाद क्या होगा, सब आती प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी पुनः उसी माध्यम में
लौट जाएगी। तो ये लौटने वाली जो किरण है वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम प्यार से समझिए। आती प्रकाश, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। आती प्रकाश की किरणें समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आती प्रकाश की किरणें समतल सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है वो क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाती है। आपतन बिंदु कहलाती है। और आकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है, यानी कि नॉर्मल। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। बात समझ में आया ना? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अब यहां देखिए, अभिलंब कहलाएगा। सेकेंड, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या बन रहा है? कोण बना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ना वो कहलाता है आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा, जिसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और एंगल आई से इंडिकेट करते हैं। राइट। सेकेंड, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी देखिए एक कोण यहाँ भी बनाना, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा परावर्तन कोण कहलाएगा। परावर्तन कोण कहलाएगा, जिसको रिफ्लेक्ट एंगल बोलेंगे और एंगल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। राइट ना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो हम परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है। और सेकेंड, ये हमारा सरफेस कैसा, मैं पहले ही बताया कि जब प्लेन सरफेस हो तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जितने डिग्री पर इंसिडेंट होगी उतने ही डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि यार 30 डिग्री के कोण बनाते हुए आ रही है तो 30 डिग्री के कोण बनाते हुए भी वापस जाएगी। अगर 40 डिग्री के बना रही है तो वो 40 डिग्री के बनाते ही वापस जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, यानी कि जो आ रही सो आपतित किरण हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होगा। ये तीनों क्या होगा? एक ही तल में होता है। सेकेंड क्या कर रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो मैं पहले ही जान चुका था कि चूंकि सतह कैसा है? समतल है, यानी कि आपतित किरण क्या होगा? सॉरी, आपतन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। राइट ना? थर्ड बातें जो आपका जानना जरूरी है वो बहुत जरूरी। देखिए कि यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ? क्या कि समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण, यानी कि जो बगल से आई तो चलो बराबर हो गई, लेकिन जब समतल सतह पर लंबवत पड़ेगा, चलिए फोकस इधर कीजिएगा, कि जब समतल सतह, मान लेते हैं कि एक ये सतह हो गया, समतल सतह है, आइए मेरा क्या हुआ? आपतन बिंदु पर यह हम नॉर्मल बना दिए, अभिलंब है। अगर समतल सतह पर लंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, लंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित किधर होगी? उसी पथ से। अगर लंबवत आएगी तो उसी पथ से वो क्या हो जाएगी बाबू? रिटर्न जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर समतल सतह पर लंबवत प्रकाश की किरण आ रही है तो वो रिटर्न भी क्या होगी? यानी कि परावर्तन का दिशा क्या होगा? उसी पथ से होगी। ठीक है, एक बात। दूसरा बात क्या है कि जब लंबवत आई तो उसी पथ से गई, है ना? और वो दोनों का क्या होगा? यानी कि इसका आपतन कोण भी, यानी कि आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण जब आई तो वो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए आई है, आई है, तब क्या हुआ बाबू? आपतन कोण उसका क्या है? 0 डिग्री है। तो जाएगी भी तो क्या होगा? परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 डिग्री ही होगा। परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 डिग्री के बराबर ही होगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकल के आया कि आपतन को हम जानते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो दोनों इसको क्या होगा? 0 होगा। यानी कि आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 होगा। यहां तक क्लियर हुआ? बात समझ में आया ना? कि जब कोई किरण समतल सतह के लंबवत आ रही है तो वह परावर्तित किधर होगी? ठीक उसी पथ से रिटर्न चली जाएगी और दोनों उसका 0 होगा। यानी कि 0 डिग्री कोण बनाकर आई है और 0 डिग्री कोण बनाकर जाएगी। मजा आ रहा है ना? एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए उसके बाद इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आई, आने के बाद दर्पण पे पड़ी, अब पड़ने के बाद जो है ना जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब कहलाएगी। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जनरली दो टाइप का होगा, एक तो होगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, या काल्पनिक प्रतिबिंब, और दूसरा नाम क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, इसके साथ इसमें ही ये दोनों का परिभाषा इसमें डाला गया है। तो देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अब वास्तविक प्रतिबिंब पहले समझ लो कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और ये क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वास्तव में मिलेगी। और आभासी क्या लगता है? आभास होना, यानी कि कल्पना करना, नाम से ही लग रहा है। और ये वास्तविक यानी कि जो रियल में है, जो क्या है? रियल में है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, हम कल्पना कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बाबू? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। सेकेंड क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम क्या करेंगे बाबू? पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं, राइट ना। वास्तविक प्रतिबिंब को निश्चित रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे, यानी कि इसको एकदम जो लाइन होती है ना उसको इंडिकेट करेंगे, अभी इमेज फॉर्मेशन सिखाएंगे उसमें, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? इसको टूटी फूटी रेखा, टूटी फूटी बोलने के मतलब में डॉट लाइन से इंडिकेट करते हैं। दोनों में यही अंतर है। बात समझ में आया ना? चलिए ठीक है। देखिए, अब हम लोग दर्पण पढ़ते हैं ना, मिरर, दर्पण, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, राइट ना। तो देखिए, जनरली क्या होता है बाबू? दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण, यानी कि एकदम जिसकी सतह एकदम प्लेन हो, एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है, राइट ना। यहाँ समतल दर्पण का कोई काइंड नहीं होता है, जिसकी सतह प्लेन हो उसकी कोई प्रकार नहीं होती है, जिसका सतह क्या हो? गोलीय हो। गोली समझते हैं ना, एक चम्मच का है ना, चम्मच का जो पीछे वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, यानी कि जस्ट सेम जो है आपका कुछ इस प्रकार का देख पा रहे हैं ना, ये जो जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ये पर देख पा रहे हैं ना, किसी खोखले गोले का भाग है ना ये। तो ये जो है ना, इसके दो पहलू होती है, इसकी दो पहलू है। क्या है? एक तो पहलू वो हुआ जिसका परावर्तक सतह बाहर उभरा हुआ, देख पा रहे हैं ना, ये उभरा हुआ है। तो जो उभरा होगा वो क्या होगा बाबू? जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, ऐसा धंसा है ना ये, तो धंसा है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? वो गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, समतल दर्पण तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? परावर्तक सतह समतल होती, बोल सकते हो यार, कोई बात नहीं है। वैसा दर्पण जिसकी सतह क्या हो? समतल हो, एकदम प्लेन हो, वो क्या होगी? समतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? तो पहला तो उपयोग हो गई ऐनक के रूप में। ऐनक बोले तो अपना जो शक्ल देखते हैं घर में, जो आईना इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। वो कौन सा है? समतल दर्पण है। सेकेंड यूज आप हो गया सोलर कुकर के परावर्तक सतह। सोलर कुकर के परावर्तक सतह में भी इस समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, राइट ना। अब देखते, ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं सर, समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनाता है? समतल दर्पण जो होता है बाबू, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनाता है? तो देखिए, समतल दर्पण का प्रतिबिंब वो कैसा बनाता है बाबू? बिहाइंड द मिरर, यानी कि किसी चीज का प्रतिबिंब जो है ना, वो दर्पण के पीछे बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है ना। सेकेंड बात जो तुम्हारा होगा ही, वो दर्पण के पीछे बनाएगा। और देखिए, दर्पण के पीछे बनाता है। सेकेंड, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, यानी कि प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना कि वस्तु उसके आगे बड़ी रखी हुई हो, है ना। अगर मानते हैं प्रतिबिंब जो है ना, सपोज ये समतल दर्पण है, इसके आगे हम ये डालेंगे ना इतना बड़ा, तो इसका फोटो भी कैसा होगा? इतना ही बड़ा होगा, ये नहीं कि इतने बड़ा हो जाएगा, राइट ना। तो वही है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों क्या होगा? बराबर होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब जो वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उसमें सीधा बनता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो देखो, ये पार्श्विक जो लिखा हुआ, पार्श्विक का मतलब क्या होता है? पार्श्विक मतलब बोल रहा है आपको
कि वो लिटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। देखो जैसे कि आईना में आप देख पाओगे, अगर आप रियल में जो है ना राइट हैंड स्टैंड कर रहे हो तो आईना में आपको क्या दिखेगा कि लेफ्ट हैंड वो खड़ा कर रखा है ना, यानी कि लेफ्ट राइट का मामला है, लेफ्ट राइट का मामला है। जैसे विशेषकर देखोगे आप कि चलो जैसे कि बाबरी हम सोच रहे हैं ना, अपना बाल जो सोचते हैं तो इधर से ना, और आईना में देखोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट ना। तो वही लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करता है, वही पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है, उसको पर्दे पर तो उतार नहीं सकते हम, राइट ना। प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि जिस उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है, यानी कि उसकी होगा उसके आगे ठीक उतना ही उसका प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है। फॉर एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर हम सपोज सबके घर में ड्रेसिंग टेबल होता है, राइट ना, अगर आप पूरे यानी कि पांव के बल से लेकर सर के बल तक आप अपना पिक्चर देखना चाहते हो तो क्या करोगे, जैसे सपोज कि ड्रेसिंग टेबल वहां हो गया, ड्रेसिंग टेबल वहां है, अब मुझे पूरे देखना है तो क्या करेंगे, उसके पीछे जाएंगे, एकदम पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद ही मुझे पांव से लेकर सर तक दिखेगा उसमें, है कि नहीं। और उसके जितना आगे जाएंगे उतना प्रतिबिंब क्या होगा, उसके पीछे बनेगा। यानी कि जितना उसके आगे आप डाल रहे हो ना वस्तु, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, एक हम बना लेते हैं समतल दर्पण, ये लो हम एक समतल दर्पण बना लिए। यहाँ पर एक हम वस्तु को लाइक कर देते हैं कि चलो यहाँ एक वस्तु ए बी है, ए बी यहाँ पर क्या बना लिए, एक वस्तु, एकदम रेक डायग्राम बताते हैं सही से समझिएगा। एक हम वस्तु यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि पोल है, यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित हुई, तो आपतित के बाद क्या होगी, ये तो लौट जाएगी बाबा, ये क्या होगी, लौट जाएगा। अब यहाँ एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं, ये क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो जो आगे है तो सपोज हम समझते हैं कि ये जो आपतित हुई यहाँ से प्रकाश की किरण समतल पे पड़ने के बाद वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी कि कुछ पीछे इस तौर पे आई होगी, इसको यहाँ मीट करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बना, यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगी, यहाँ बन जाएगा। ए बी लिखो, ए बी प्रतिबिंब यहाँ बना। आप जब इस दोनों का मेजरमेंट कीजिएगा ना, ए डैश बी डैश को या ए बी को मेजरमेंट कीजिएगा तो दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर ही होगा, कोई बात प्रॉब्लम नहीं ना, दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसी कंक्लूजन पे आप बोल सकते हो कि वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, दोनों क्या होता है, सेम होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दोनों बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखिए गोलीय दर्पण, आप स्फेरिकल मिरर के अबाउट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है ना। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण वैसे दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एक हम दर्पण बना लिए, ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, जिसको सॉरी केंद्र लिख रहे हैं हम, केंद्र होगा ना, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को, ये क्या हो जाएगा मेरा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो केंद्र होता है, यानी कि जिस केंद्र से ये जो है ना गोलीय दर्पण बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और केंद्र से सरकमफ्रेंस को टच करने वाला लाइन, ठीक है, केंद्र से इस सरकमफ्रेंस समझ रहे हैं ना, यानी कि जो इसका परिधि होती है उसको टच करने वाला लाइन जो होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जिसको हम ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ये ध्रुव, ये मध्य बिंदु हुआ ध्रुव, जिसको हम P से इंडिकेट करेंगे, ये भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु हो जाएगा, ध्रुव। अब आप लोग कहिएगा सर ये 2 कैसे हो जाएगा, जिसको P से इंडिकेट किए। तो देखिए इसमें दो गोलीय दर्पण को जैसे पार्टिसिपेट करते हैं ना तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। इधर वाला भाग जो हो जाएगा, इधर वाला भाग जो है वो क्या हो जाएगा, इधर वाला भाग कहलाएगा उत्तल दर्पण, क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और इधर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा बाबू, अवतल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में कि अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है ना, उसको भी क्लियर कर लेंगे। पहले देखिए ये ध्रुव समझ में आया,
कोई दिक्कत। अब ध्रुव से जो है एक सरल रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए दूसरे ध्रुव को मिलाती है वो क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये इसमें जो कलई किया हुआ तो वो तो पेंट किए हैं ताकि लाइट का किरण जो है ना आर पार हो नहीं सके, है ना। इसमें कितने कितने टर्म आप समझे हैं? ध्रुव पढ़े हैं। तो ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? एकदम बीचों बीच होता है, वो क्या हो गया? ध्रुव कहलाया। वो क्या कहलाएगा बाबू? ध्रुव कहलाएगा, है ना। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, हम केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और केंद्र से सरकमफ्रेंस यानी परिधि को टच करने वाली लाइन क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए, हम बताया क्या कि दो दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण का प्रकार, एक अवतल होता है एक उत्तल होता है। तो अवतल क्या हुआ? अवतल बोलते हैं कनकेव, केव लास्ट में देख रहे हैं, केव मतलब क्या होता है? गुफा, है ना। इसका सिंपल सा प्यारा सा डेफिनेशन है, वो क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक समझते हैं ना, परावर्तक यानी कि जहां पे लाइट आई और वहां से आर पार न होकर वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, केव मतलब होता है गुफा, होता है ना, अंदर की ओर। तो जो अंदर की ओर धंसा हुआ है कुछ इस प्रकार का, ये मेरा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। यहाँ परावर्तक सतह हो गया, ये क्या होगा बाबू? परावर्तक सतह हो जाएगा। ये मैं इसको पोल भी डिनोट आप कर सकते हैं, ये पोल हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, उत्तल दर्पण क्या होता है वो देखिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, यानी किसका परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर उभरा रहता है। जैसे ये देखिए, ये है ना, अंदर इसमें पेंट किया गया है, बाहर उभरा हुआ है ना, मुंह फुलाया हुआ, तो ये बाहर उभरा हुआ है ऐसे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है बाबू बाहर उभरा रहता है वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। बाहर उभरा हुआ यानी कि लाइट यहाँ जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। बात समझ में आ रही है ना? लाइट यहाँ पे जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर उभरा हुआ है वो क्या कहलाएगी? उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है वो क्या कहलाएगी? अवतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण तो समझ में आया। अब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, तो देखिए क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, है ना। आइए इसको डेफिनेशन को जो है ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक हम क्या बना लेते हैं बाबू? एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, है ना। बना लिए, इधर पेंट कर देते हैं। चलिए, करने के बाद इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ी। इसके समानांतर क्या है? प्रकाश की किरणें आकर दर्पण पर पड़ी। अब पड़ने के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, यहां से वो गुजर गई, जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है, यानी कि एफ कहलाता है। फोकस को हम किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम प्यारा सा डेफिनेशन है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हुआ ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो जब आई है गई है तो इसमें इसके बीच में अविलंब भी तो बनेगा ना। अरे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रूल होता है वो तो इसमें फॉलो होगा। तो बनाओ, चलो, ये अविलंब डिनोट हो गया। ये क्या हो गया? एंगल आई हो गया। ये क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। तो अविलंब जो है ना इस लाइन को, अविलंब जो है इस प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो तो मुख्य फोकस कहलाएगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। और जो हम अविलंब बनाए हैं ना वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर
जाकर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या यानी कि इसी त्रिज्या को डिनोट करके हम जो है ना एक कंप्लीट सर्कल परफॉर्म कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इसका एक भाग हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आप देखिए सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो वही बात हो ना, डेफिनेशन तो वही है, दोनों में अंतर क्या रहेगा कि इसमें रियली में मिलेगा और इसमें वर्चुअली, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। तो इसमें भी बना लीजिए एक अवतल दर्पण बना लीजिए, बन गया। चलिए अवतल दर्पण बना लिए। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, तो सबसे पहले इसमें क्या बनाना पड़ेगा बाबू, पोल बना लो। पोल मुख्य अक्ष के समान आती प्रकाश की किरणें आई, दर्पण पे पड़ी, पड़ने के बाद क्या होगा, पुनः वह टकराने के बाद क्या होगी, लौटेगी ना। तो टकराने के बाद जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती, तो टकराने के बाद यहाँ से तो वो बैक चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आइए इमेजिंग करेंगे कि यह यहाँ जाकर इससे मिला होगा, यहाँ जाकर इससे मिला होगा, तो ये क्या होगा, फोकस होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये इमेजिंग करेंगे कि यह जो है यहाँ जाकर मिला होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई, जिस भी यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो गया ना, तो इमेजिंग किए कि यह इस बिंदु पर आकर मिलती हुई है, प्रतीत हो रही है, तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। और फिर वही नियम करेंगे कि जब आया है गया है तो क्या होगा, अविलंब बनेगा ना। तो बना लो इसके बीच एक प्यारा सा अविलंब हम बना लेते हैं। अविलंब जो है ना इस लाइन को जहाँ पर टच करेगी वो क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। ये आई है अविलंब के बीच, अविलंब और आपतित अविलंब आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण कहलाता है ना। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि एंगल आर। कंप्लीट बात समझ में आया ना? उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए अब क्या होता है, एक फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, तो इसको भी देखिए फोकस दूरी होती है क्या, जैसे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है ना, बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ आप यहाँ पर फोकस देख रहे हैं, यहाँ पे है और पी यहाँ है, यानी कि इससे यहाँ तक जो लेंथ है ना वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी कहलाएगी। इंग्लिश में फोकल लेंथ, हिंदी में क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। फोकस दूरी पूछा जाए तो कहां से मालूम चलेगा, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। यहां तक क्लियर है ना? तो इसमें कोई दिक्कत है ना? एकदम नोट्स बनाते जाइए और अच्छी तरह से समझते जाइए, राइट है। चलिए तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध देख लेते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण बोलने के मतलब है चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, ये मैटर नहीं करता है, सभी के लिए, ठीक है। सभी में क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि F बराबर R/2 हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस की दुगुनी होगी। सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ देखो इसके नीचे में कुछ जैसे कि F बराबर F इक्वल क्या होता है, R/2 होता है, R/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, R इक्वल टू F। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है बाबू, फोकस की दुगुनी होती है। इसका प्रूफ तो हम बैक ईयर में पढ़ ही चुके हैं, है ना, क्लास 9th में। तो ये बात समझ में आया। हमेशा याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर कंफ्यूजन हो तो फटाक से डायग्राम याद करेंगे कि हाँ एक हम बना लेते, डायग्राम बना लेंगे फटाक से। डायग्राम बनाने के बाद ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। पोल के बाद क्या होगा, कोई भी इमेज फॉर्म कर लीजिए ना, कि जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आने के बाद ये गई तो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, फोकस। इसका जो होता है नॉर्मल वो क्या कहलाएगी, सी, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो फटाक से याद आ जाएगी कि फोकस दूरी तो यहीं से यहीं तक लेंथ होता है, यहीं से यहीं तक ही फोकस दूरी है, लेकिन वक्रता त्रिज्या तो यहाँ से लेकर वहां तक है ना। यानी कि फोकस क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की, फोकस क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस की दुगुनी होगी।
वक्रता त्रिज्या क्या होगी, फोकस की दुगुनी होगी। चलिए ये बात क्लियर है ना। चलिए अब हम देखते हैं एकदम मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो देखिए हम 2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके बेस्ड जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या काटा, देखिए बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है समतल दर्पण के सामने से, समतल दर्पण मतलब वही दर्पण ना जो घर में हम टांगे हुए हैं, है ना, तो समतल दर्पण के सामने से 2 मीटर पर सेकेंड वेग से दूर जा रहा है। यानी कि आदमी का आपको इसमें दिया हुआ है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड वेग से दूर जा रहा है, तो वह समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब से कितने वेग से दूर हट रहा है, अपने प्रतिबिंब से कितने वेग से दूर हट रहा है। यानी कि इसमें देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है, पहले तो जो दिया गया उसको मेंशन कर लेंगे। दिया गया है कि आदमी का वेग क्या है बाबू, आदमी का वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी प्रतिबिंब में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देख जो है ना, गलती करने वाले पॉइंट यही खिलाते हैं, समझ में नहीं आता कि सर रे डायग्राम में कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है, तो आज वो सारा खत्म होने वाला है। बस आप देखिए कहाँ पे, बोर्ड पे। आइए पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसमें फर्स्ट टाइप मेरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जब जो है ना आपतन का दिशा कहाँ हो, मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तित किधर होती है, परावर्तित किधर होती है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, राइट ना। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सभी को, हाँ एक अवतल दर्पण बना लिए। ये क्या हो गया मेरा, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हुआ, राइट ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण से पड़ने के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। बात समझ में आ रही है ना। जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से पड़ने के बाद किधर को गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, है ना, फोकस से गुजर जाएगी। सेकेंड देखिए, अगर यही चीज हम उत्तल दर्पण बनाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, सेम वही आएगा। देखिए उत्तल दर्पण हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये मेरा हो गया पोल। अब दर्पण क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ये क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो ये गुजरेगी जो बाबू, तो हम यहाँ इमेजिंग करते हैं कि ये जाकर कहाँ मिट की होगी, जिस पॉइंट पे मिली है वो क्या कहलाएगा, फोकस से मिल गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ एक्यूरेट में फोकस से गुजरेगी और यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या होगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है, राइट ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है और यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, अब जब प्रकाश की आपतन दिशा कहाँ से हो, फोकस से। अभी तो ये देखिए हम ना कि जब प्रधान अक्ष के समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ना फोकस से जाती है, और कहीं फोकस से ही आए तो फिर कहाँ से जाएगी। अब तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी ना। चलिए तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हम बनाते हैं। चलिए बना लिए, क्या बना लिए हम, एक अवतल दर्पण बना लिए, उसके बाद ये हम बना लिए ध्रुव, ये बना लिए ध्रुव। अब कहा क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मान लो कि ये क्या हो गया, फोकस हो गया ना, ये क्या फोकस है। चलो सपोज कि फोकस से ही प्रकाश यहाँ दर्पण पे जा रही है, फोकस से ही प्रकाश जो है ना दर्पण पे जा रही है, तो फोकस से जो जाएगी ना तो वो क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो, जो फोकस से जाएगी वो क्या होगा बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी उसकी परिवर्तन दिशा क्या होगी, जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर बाउंसिंग बैक करेगी, बैक में आ जाएगी। सेम फिगर आप आइए उत्तल में भी, उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। चलिए बात समझ में आ रहा है ना, एकदम प्यार से समझिए। चलिए ये होगा, पोल बना लिए। अब क्या हुआ कि फोकस से, तो फोकस से तो यहाँ क्या होती है, प्रतीत होती है ना, तो ऐसा कंपेयर करेंगे कि यहाँ से जो है ना ऐसा आया होगा और यहाँ से प्रकाश जो है ना, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, आ रही है, फोकस से प्रकाश यहाँ आ रही है, तो फोकस से आ रही है तो वो किधर को जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी।
बात समझ में आ रहा है ना कि जब पहला केस क्या पढ़े कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस से गुजर जाती है। सेकेंड, जब फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। जब फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां से गुजरेगी बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश गुजर जाएगी। अब थर्ड केस क्या होगा कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश आपतित होती है। बाबू है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ कुछ नहीं गड़बड़ है, यहाँ बस आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो को स्किप करते रहो, करोगे तो फिर नॉलेज भी स्किप होता रहेगा। चलिए, तो ये क्या है कि जब प्रकाश की दिशा जो कहा हो वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता हम जानते हैं ये क्या हो गया, एफ फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो प्रकाश किधर से आ रही है? वक्रता केंद्र से। सपोज कुछ इस प्रकार से इसमें आ रही है, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या कंसेप्ट है? सिंपल से, जो वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी, यानी कि जिस पथ से आ रही है ना ठीक उसी पथ से वो क्या हो जाएगी? लौट भी जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब इसको बना लीजिए। सेकेंड कौन सा? उत्तल में ना, उत्तल में बना लीजिए। चलिए उत्तल बना लेते हैं। ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया मेरा? सी। सपोज सी पे आ रही है, सी पे आएगी तो वो क्या होगी बाबू? सी से ही लौट जाएगी, सी से ही लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? आप देखिए, अब चौथा केस हमारा और लास्ट केस ये रहा कि जब ध्रुव की दिशा में आपतित हो, यानी इसमें क्या क्या बनता है इमेजिन करो, ऐसे नहीं बस सोचो कि हम अगर एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है पोल, एक होता है फोकस, एक होता है वक्रता केंद्र। यही तीन चीज होती है ना। एक क्या होता है? पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। तो चार ही पॉसिबिलिटीज बनेगी ना। या तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी? या तो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी, या फोकस से आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अगर थर्ड क्या पढ़े, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या होगा बाबू? वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। अब फोर्थ क्या जो हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ क्या पढ़ेंगे कि जब ध्रुव की दिशा में आपतित हो तो क्या होगा। देखिए, तम प्रकाश, एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसको पेंट कर लिए, है ना, एक पोल बना लिए। अब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, आपतित हो रही है? पोल पे। तो देखिए जब पोल पे आएगी ना तो यहाँ देखो हम पढ़े हैं ना, पोल पे आई तो जिस पॉइंट पे पड़ी वो क्या बन गया? आपतन बिंदु बन गया, आपतन बिंदु बन गया। और ये पी क्या इसके लिए बन जाएगा? अभिलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिलंब। और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो यह फॉलो करते हुए उस नियम का अनुपालन करेगी, उस नियम का अनुपालन करेगी। बात समझ में आई? ये क्या बन जाएगा? उसका नॉर्मल बन जाएगा, राइट ना। सेम केस उसमें हो जाएगा उत्तल में, सेम केस होगा उत्तल में। सबको दिख रहा है ना? सेम केस होगा उत्तल में होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या होगा कि जब पोल पे आएगी क्या होगी बाबू? जब पोल पे आएगी तो वो पोल से ही गुजर जाएगी। जब पोल पे आएगी तो वो सॉरी हाँ पोल पे आएगी तो वो प्रकाश के परिवर्तन का नियम के पालन करते हुए ये पोल बन जाएगा नॉर्मल और वहां से गुजर जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ चार टाइप पढ़े। क्या पहला क्या कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो फोकस से गुजर जाती है, और जब फोकस से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। थर्ड क्या, जब वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र को ही जाती है, उसी रास्ते से चली जाती है। अब फोर्थ क्या हुआ, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जब ध्रुव की दिशा में आ रही है तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन करते हुए गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? यही परफॉर्म जो है ना, यही रे डायग्राम हमको कहाँ काम आने वाला है, जब इसमें हम प्रतिबिंब लाई करेंगे, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को लाई करेंगे और उसको पता करना पड़ेगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, तो वहां काम आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब उसके बाद वही चलते हैं हम। देखिए तो देखिए अब जो देखते हैं बाबू कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का कैसे पता लगाएंगे। यही बात बताए थे कि रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे। समझो कि देखो
अब यहाँ मेरा क्या हुआ, ध्रुव हो गया। अब ये कह क्या रहा है कि वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर ही लाई हो, यानी कि वस्तु कहाँ है, ध्रुव पर ही है। तो जरा सोचिए, वस्तु क्या हुआ, एकदम ध्रुव पर ही है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए और बी। यदि अगर तुम्हारा क्या कि फोटो बनाना है और तुम क्या अगर फोटो, जैसे कि अपना फोटो देखना है, तो हम क्या समतल दर्पण को बगल में रखते हैं, उसके बाद आता है कि समतल दर्पण पे ही खड़ा होकर अपना फोटो देखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये तो वही बात हुआ ना कि दर्पण के मध्य बिंदु ही वस्तु को खड़ा कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना, दर्पण के मध्य बिंदु ही जो है ना उस वस्तु को खड़ा कर दिया गया है। तो जरा सोचिए कि इसका इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहली बात, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। सेकेंड, वो कैसा होगा, वह कैसा होगा, तो यहाँ पर एकदम पॉइंट पर, यानी कि उसका इमेज क्या फॉर्म होगा, पीछे होगा, यानी कि आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। इसका कुछ रे डायग्राम बना नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना, आभासी होगा। थर्ड, वो कैसा होगा, तो बाबू वो सीधा होगा और वस्तु के आकार के होगा, वस्तु के आकार का ही होगा, वस्तु के आकार का ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना, वो क्या होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार का ही होगा। जरा सोचो ना कि यहाँ पर आया, सपोज कि छोटा सा ये अगर रे डायग्राम बनाते हैं, तो अगर ये सीधा इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से गुजरेगा। वो क्या जाएगा बाबू, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फोकस से गुजरेगा। अब फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा, सेकेंड फोकस, अगर इसको वक्रता केंद्र से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, वो वक्रता केंद्र से ही बैक भी आ जाएगा। अगर वक्रता केंद्र से जा रहा है तो रे डायग्राम पढ़े है ना कि वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हैं तो वक्रता केंद्र से ही वो क्या हो जाएगा, रिटर्न भी आ जाएगा, राइट ना। तो यहाँ दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, इसी पे ना है, फोकस के पॉइंट पे ही आ रहा है ना, यानी कि वो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी होगा, सीधा और वस्तु के आकार का होगा। ये समझ में आ गया ना। अब उसको रटना थोड़ी ना, अब इमेज फॉर्म किए, फटक से मालूम चल गया, रटने की क्या आवश्यकता, कहीं मालूम रटोगे तो ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी की जगह पर कहीं वास्तविक याद आ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आगे देखिए, जब वस्तु जो है कहाँ हो, हमारा ध्रुव और एफ के बीच हो, वस्तु कहाँ बाबू, हमारा ध्रुव और एफ यानी कि फोकस के बीच हो, तो इसका इमेज किस प्रकार बनेगा बताइए। अब चलो एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, बना लिए। ये हो गया मेरा पोल, ये मेरा हो गया पोल, ये क्या हो गया फोकस, और ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ है, ध्रुव, यानी कि P और F के बीच है, P और F के बीच में, यानी मान लो कि वस्तु यहाँ पे होगा, वस्तु AB कोई वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है। तो बताइए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला हम जानते हैं ना, किसी चीज के प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो क्या रे है ना, दो किरण आरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला किरण लाई तो हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, और जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ तो गेम हो जाएगा। कौन सा गेम होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती है वो तो फोकस से गुजर जाती है, वो क्या होती है, फोकस से गुजर जाती है। एक तो रे ये हो गया, और एक क्या होगा, जब हम वक्रता केंद्र से इसको भेजेंगे, जो वक्रता केंद्र से जो है ना उस वस्तु से होते हुए जो है ना कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से जो है ना दर्पण पे जाएगी, तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस भी चली आएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से वापस भी चली आएगी। तो कुछ मिला नहीं। तो चलो अब देखते हैं बैक में कहीं बिहाइंड द मिरर काम हो जाए। अब इसको बढ़ाते हैं, है ना। चलो इस पॉइंट पे आके दोनों मिल गया ना, इस पॉइंट पे आके दोनों मिला ना, बात समझ में आ रहा ना। यहाँ पर बना, इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल गया, यानी कि उस वस्तु का जो है ना फोटो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, बिहाइंड द मिरर, यानी कि यहाँ उसका पिक्चर बन गया। अब उसकी प्रकृति कैसी है आप देख कर इसको बताओ। पहला कहाँ बना, दर्पण के पीछे, कहाँ बना, दर्पण के पीछे बनेगा। अब बताइए वो कैसा है, तो आभासी, सिंपल सी डॉट लाइन से बनाया है ना, देख पा रहे हो ना, ये डॉट लाइन से इंडिकेट किया है ना, तो वो क्या होगा, आभासी होगा। थर्ड क्या होगा बताओ, सीधा होगा। चलिए सीधा होगा। एक कंडीशन और बताओ, वस्तु देख रहे हैं ना, इतना है, प्रतिबिंब कितना सा है, इतना सा है, डेट मीन्स बड़ा बनेगा। क्या बना, बड़ा बनेगा। समझ में आया क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है बाबू दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से
ये बात समझ में आया नहीं ना। और एक बात और समझिए, यही दो कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। यही दो कंडीशन है जो अवतल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्योंकि इस कंडीशन में वस्तु क्या होता है, अवतल दर्पण के काफी नजदीक होता है, अवतल दर्पण के काफी नजदीक होता है। इसके कारण आभासी फॉर्म, आभासी इमेज जो ना ये क्रिएट करता है। राइट ना, बात समझ में आ रहा है ना। इसी दो केसेस में यहाँ कोई दिक्कत, पहला केस से जब ध्रुव पर है तो ध्रुव पर लाइक करेगा तो देख पा रहे हैं ना, बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है इमेज ड्रॉ करना, क्योंकि ध्रुव पर ही सेंटर जमा बैठा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसमें जो है ना ध्रुव पर ही बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा वस्तु के आकार का होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या हुआ कि जब P और F के बिटवीन हो, फोकस और ध्रुव के बिटवीन हो तो वो कैसा बनाता है, तो वो दर्पण के सामने जो है ना, दर्पण सॉरी फोकस और इसके बिटवीन हो तो मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई तो फोकस से, फिर वक्रता केंद्र से भेजे तो उसी से आई। ये दोनों का कटाव बिंदु वर्चुअल किए, कल्पना की है कि यहाँ मिला होगा। तो ऐसे इमेज फ्रॉम ध्रुवण यानी कि आभास दर्पण के पीछे हुआ, आभासी हुआ, सीधा हुआ और वस्तु से बड़ा हुआ। ये तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थर्ड देखते हैं। तो देखिए थर्ड केस क्या है कि जब हमारा वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो, तब क्या होगा, तो जो होगा मंजूरे खुदा होगा, है ना। कुछ नहीं होगा, जो होगा जो मैं करूंगा तुम करोगे। चलिए पी हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हुआ। अब ये क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, वस्तु कहाँ, फोकस पर, फोकस पे यानी कि यहाँ पे हो। अब तो बल्ले हो गई, फोकस पे वस्तु है, आप कैसे बनाओगे, है ना। तो देखो फोकस पे है तो सिंगल से दो रे, पहला क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगा इसके साथ, वो फोकस से ही गुजर जाएगी। क्या होगा, फोकस से ही गुजर जाएगी। सेकेंड, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, जो वक्रता केंद्र से जा रही है तो फिर उसी पथ से लौट आएगी, ठीक है। तो बताइए क्या ये दोनों मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा बताओ, जब नहीं मिल रहा है यानी कि इसका फोटो प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, अनंत पे। जब ये नहीं मिला तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। सेकेंड कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। तीसरा कैसा, तो सीधा प्रतिबिंब क्या होगा उसका, ऑलवेज। इसमें जो होगा बाबू, बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये दोनों तो मिलेगा नहीं, ये दोनों तो मिलने वाला है नहीं। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा बाबू, उसका बहुत अनंत पे बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। वो क्या होगा, उल्टा, अनंत पे बनेगा, क्या होगा, उल्टा होगा। अब जरा सोचिए, अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बढ़ रहा है, इसका मतलब समझो कि वस्तु कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। इसमें वस्तु का साइज क्या होगा बाबू, बहुता लिख दिए, बहुत बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये मिला ही नहीं तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, चलिए ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा क्या हुआ, फोकस, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र। इसके बिटवीन जो है अगर ऑब्जेक्ट हो ए बी, तब क्या होगा, चलो जो होगा देखिए। पहला हम क्या करते हैं, पहला रे जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर इसमें ड्रॉ करते हैं तो वो फोकस से गुजर जाएगा। वो क्या होगा बाबू, फोकस से गुजर जाएगा। सेकेंड रे क्या करो, इसको कुछ और बड़ा कर दो, है ना। सेकेंड रे क्या करते हैं बाबू, हम फोकस से गुजरता है ना, कुछ टेढ़ा ज्यादा हो गया क्या, चलो। आज जब वक्रता केंद्र से इसको पास आउट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही बहुत बड़ा होगा, इसके कंपेयर में लाइट ही ये कम हो गया। ऑब्जेक्ट कर रहे थे यार, वक्रता केंद्र से इसको पास करेंगे, यहाँ से अगर लाइट जाएगी, तो वक्रता केंद्र तक जाएगी, वक्रता केंद्र से लाइट जा रही, दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या बढ़ेगी, फर्स्ट बैक में आएगी। तो बैक में समझो कि वो यहाँ पे आकर मिलेगी, मिल गई। तो मिलने के बाद इमेज क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर बनेगा।
वो कैसा बनेगा बताइए, कैसा बनेगा उसका, बी डैश ए डैश यानी कि उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वो कहाँ बना बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना, पहला ये हो गया मेरा सी वक्रता केंद्र, इधर क्या हुआ अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। सेकेंड क्या होगा, तो वह उल्टा होगा, पहले तो लिख लो वास्तविक होगा। थर्ड उल्टा होगा, थर्ड क्या होगा, उल्टा होगा। सॉरी, ये डायग्राम जो देख रहे हो यहाँ मत देखो, अगर तुम कह रहे हो कि सर डॉटर लाइन से जा रहे हो ना, तो सर डॉटर लाइन तो आभासी इंडिकेटर, चलो तुम्हारा भी बात सही है। अब इधर देखो, फ्रंटली देख लो, ये क्या, ये दोनों कहीं मिलेगा आपस में, नहीं मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा तो फिर कंफ्यूजन क्या होने का, जब ये दो नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, तो क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, और वो क्या होगा, वास्तविक होगा। अब तो श्योर हुआ, ठीक है ना। चलो देखो, नहीं तुम्हारा भी बात सही था कि सर अगर बैक में करोगे तो फिर वो डॉट डॉट हो जाएगा ना, तो आभासी, वो ठीक था। चलो ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों मिला कहाँ, यहाँ पे, यानी कि सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से क्या होगा बताओ, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। चार चीज बनाना, बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, अब लास्ट में सी पर है, अब जो है थर्ड केस हमारा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फिगर सबको दिख रही है ना, समझ में आना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, वक्रता केंद्र पर है। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखना बाबू, ऑब्जेक्ट मेरा वक्रता केंद्र पे ही है, अगर एक रे हम इसके समानांतर भेजते हैं तो वह फोकस से गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। चलो, एक किरण अगर पोल पे भेजेंगे तो वह, अगर यहाँ से पोल पे आपतित हो रही है तो क्या होगी, वो फिर क्या होगी, इससे गुजर जाएगी, यानी इसका इमेज फॉर्म कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर भी हुआ, वक्रता केंद्र पर ही हुआ। बात समझ में आ रही है। तो अगर पोल से भेज रहे हैं ना, पोल से भेज रहे हैं तो क्या हुआ, ये कटान बिंदु कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये वक्रता केंद्र पे ही ना मिला आया, फिर तो इमेज किसका कैसा हुआ। आप कहना कि सर ये नहीं कि आप तो बार बार वक्रता केंद्र से क्यों नहीं भेजे, तो वक्रता केंद्र पर तो खुद ही ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, तो वहां से आप एक लाइन कैसे भेज पाओगे, भेजोगे नहीं ना। तो एक तो आप मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, और सेकेंड क्या करो, पोल पे लाई करो ना, कि जब पोल पे आपतित होगी तो वो फिर परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित किरण और यहाँ से फोकस से जो गुजरी हुई है 16 लाइन, ये दोनों का कटान बिंदु कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही ना, एक नजर से, अरे वक्रता केंद्र पे ही होगा ना, बस उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। जैसे पैर के, एक पैर की टहनी पे तुम ऊपर खड़े होकर सीधे झूल लो, नीचे लटक जाओ, तो कहेगो तो उसी जगह ना, बस तुम क्या हो जाओगे, उल्टा हो जाओगे। तो उसका इमेज फॉर्म कहाँ हुआ सो बताओ, सी पर ही, वक्रता केंद्र पे ही इमेज बना, कैसा हुआ, वास्तविक होगा ना, क्या होगा, वास्तविक हुआ। थर्ड कैसा होगा, वास्तविक होने के साथ साथ क्या होगा बाबू, सेम साइज का हो गया, उल्टा तो हुआ लेकिन सेम आकार का होगा, है ना, वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, यानी कि वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो इसका भी लंबाई क्या होगा, 2 मीटर ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक बार देख लो और, कि जैसे कि हम याद देखो, सी पर लाई किया हुआ है, सी पर है ना, याद देखिए, ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक क्या करो कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। आज सभी डायग्राम में हम वक्रता केंद्र से एक आपतित किए हैं, तो वक्रता केंद्र पर तो खुद ही वस्तु होगा नहीं ना, तो पोल पे करते हैं। जब पोल पर वो आपतित होगी तो वो किधर से गुजरेगी बाबू, पोल पे आपतित होगी तो यहाँ पे गुजरेगी, तो वो कहाँ मिला, वक्रता केंद्र पे ही ना, वक्रता केंद्र पे ही। तो क्या हुआ, सी पर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, यानी इमेज फॉर्म करो, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप आगे देखते हैं। तो देखिए 6th केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। तो देखिए हम एक फिगर बना लिए, अवतल दर्पण बन गया ना। चलिए ये मेरा क्या हुआ, पोल हुआ, ये क्या हुआ, फोकस हुआ, ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, थोड़ा और बड़ा कर दो, ये मेरा अनंत हुआ। तो वस्तु कहाँ लाई कर रहा है, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच,
सी और अनंत के बीच यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी सपोज यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ है, राइट ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमको दो रे चाहिए ना, एक रे ले लेते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से गुजर गई, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या बाबू हम, कि जब वक्रता केंद्र से, कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसी पथ से फिर वो रिटर्न जा रही है। आइए दोनों का कटान बिंदु कहाँ बन गया, यहाँ पे, यानी कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ पे बी डैश ए डैश। इमेज कहाँ बनेगा, वहां पे बना, कहाँ बना बताओ, इमेज कहाँ बना, एफ और सी के बीच, यानी कि इमेज कहाँ बना, सी और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज बना। वक्रता केंद्र फोकस के इमेज बीच इमेज बना। सेकेंड कैसा बना, तो वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है ना, दर्पण के आगे है, पीछे थोड़ी ना है, तो वास्तविक ही है। थर्ड कैसा हुआ बताओ, तो थर्ड क्या, उल्टा है। क्या हुआ, उल्टा हुआ। और चौथा क्या है बताओ, उल्टा के साथ साथ वह क्या है, वस्तु से काफी छोटा है। वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या है बाबू, छोटा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, वस्तु से छोटा है। अब मेरा लास्ट रहा, लास्ट क्या है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु क्या हो बाबू, अनंत पे हो। तो चलो बना लो एक डायग्राम। एक हम बना लिए अवतल दर्पण, ये बना लिए पोल, ये हुआ मेरा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बताओ वस्तु कहाँ, अनंत पे है, पता ही नहीं है कहाँ है, अनंत पे है। तो जरा सोचो कि अनंत से प्रकाश की किरण सपोज दर्पण पे पड़ी, वस्तु से आ रही दर्पण पर पड़ी, तो पढ़ने के बाद क्या होगी, पढ़ने के बाद क्या होगा सो बताओ। पढ़ने के बाद ये डायरेक्ट क्या होगी बाबू, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पढ़ने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत। फिर प्रकाश की किरण आई है ना, फिर प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ी, पड़ने के बाद फिर ये भी क्या होगी, ये भी बाउंस बैक मार देगी, ये भी क्या बाउंस बैक मार देगी। यानी कि दोनों मिला कहाँ, इस पॉइंट पे, यानी कि फोकस पे। कहाँ बना, फोकस पे। कहाँ बना, फोकस पे, बी डैश ए डैश। कहाँ बना, फोकस पे बन रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना, फोकस पे। तो वो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। सेकेंड बात क्या होगी कि वह वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। थर्ड बात क्या होगी, उल्टा होगा। और फोर्थ बात क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, बहुत ही छोटा बनेगा। कोई दिक्कत ये ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखिए क्या है कि अवतल दर्पण जो है ना, सिर्फ दो ही केस में क्या होता है बाबू, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक तो केस वो हो गया जब वस्तु कहाँ, फोकस पे होता है, और वस्तु फोकस और ध्रुव पर होता है, और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। लेकिन उत्तल दर्पण पर चाहे वस्तु आप कहीं भी रख लो, वो ऑलवेज कैसा इमेज क्रिएट करता है। इमेज का पोजीशन जो होता है उसमें ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, अवतल दर्पण उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी भी देखिए। अब मान लेते हैं कि वस्तु की पोजीशन आप उत्तल दर्पण में जो है ना, आप उत्तल में ध्रुव और अनंत के बीच रख लो, ध्रुव और अनंत के बीच रखो, तो क्या होगा बताओ। यहाँ से प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, लौटेगी। लौटने के बाद हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि यह जो है कहाँ से, फोकस से गुजरी होगी, फोकस से गुजरी होगी। लाइन बढ़ा देते हैं सी। एक मान लो कि चलो कि सी जो है ना वक्रता केंद्र से पास होगी, तो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का इमेज फॉर्म होगा, है ना। ये तो फोकस से गुजर गई ना, बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गई, फोकस से गुजर गई। एक और इमेज कर लो कि वस्तु से जो है ना, सपोज ये जो है आप सी से लाइव हुआ होगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे बनाना, यानी कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ पे बन जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा ए बी। तो कैसा बना, इमेज कैसा बना बताओ। तो इमेज कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना। कैसा हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच में बना, साथ में कैसा हुआ, इमेज सीधा हुआ, आभासी हुआ, और वस्तु से छोटा हुआ। सीधा हुआ, आभासी हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। तो हमें लगता है कि अब आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं हम।
तो देखिए अब देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो हम पढ़ रखे हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अंतर क्या है उसके और देखते हैं। तो देखिए जैसा कि अवतल दर्पण का जो होता है पहला अंतर ये आ गया आपको कि इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा रहता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, धंसा रहता है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ रहता है, वो कौन सा रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। राइट ना। पहला अंतर तो ये हो गया, इसकी परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, धंसा रहता है, उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। सेकेंड, अब इमेज फॉर्मेशन अभी आप देखे हैं, उसमें क्या सीखे कि एक अवतल दर्पण एक ऐसा है जो आभासी और वास्तविक दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है और वास्तविक बनाता है। और उत्तल दर्पण जो है ना वो हमेशा चाहे वस्तु कहीं भी रख लो, चाहे वस्तु हम कहीं भी रखें, लेकिन वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी ही प्रतिबिंब बनाएगा। राइट ना। थर्ड क्या है कि यह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ना किसी वस्तु का हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से क्रिएट होता है, बात को समझिए। अब पूछा जाएगा कि बताओ वो कौन सा दर्पण है जो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा होगा, फटाक से बताओ कि हाँ सर ने बताया था कि वो एक उत्तल दर्पण ही है जो हमेशा वस्तु का क्या है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और वो कौन सा दर्पण है जो हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा चाहे वस्तु फोकस पे हो या ध्रुव पर डाले या वक्रता केंद्र पर डाले, कहीं भी डाल लो तो ऑलवेज क्या होगा बाबू, आभासी बनाएगा। तो एकमात्र क्या है हमारा, उत्तल दर्पण है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यूजेस देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है अवतल दर्पण का। तो ध्यान देखिएगा इधर कि अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग हम करते हैं हजामती के रूप में। हजामती यानी कि जो सैलून में जाते हैं, अपना बाल कटवाने जाते हैं ना, तो उसमें जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का खासियत है कि उसके सामने जो भी वस्तु रखते हैं ना उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। इसके कारण उसमें हम हजामती के रूप में उसका यूज करते हैं। कभी देखे होगे ना, जैसे देख लो कि सेविंग ही करना है सपोज, तो घर में जो यूज करते हैं हम आईना, समतल दर्पण, उसमें कीजिए, उसमें आप अपना चेहरा देखिए और जाकर जो सैलून में लगा रखा है अवतल दर्पण उसको देखिए, खुद ही आपको अंतर मालूम चल जाएगा कि वहाँ क्या होता है कि आपका पिक्चर बड़ा क्रिएट होता है और वहाँ आसानी से देखकर आप सेविंग कर सकते हो। राइट ना। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, समतल दर्पण क्या कन्फ्यूजन होता है कि हम जानते हैं समतल दर्पण तो वस्तु का पार्श्व प्रतिवर्तन बनाता है, यानी कि वो क्या कर देता है, लेफ्ट राइट वाला। अगर मानते हैं कि कैंची यहाँ रखे हुए हैं, अगर समतल दर्पण के अकॉर्डिंग अपना सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो बाल पकड़ाएगा ही नहीं, बाल जो है ना पकड़ाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक वही है। तो अवतल दर्पण का काम क्या है बाबू कि वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना, पहला हजामती के रूप में यूज करा। सेकेंड क्या है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, गाड़ी हो गया या टॉर्च या सर्च लाइट, इस सब के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि बल्ब जो है ना इसमें यूज किए जाने वाले बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। यूज होने वाले बल्ब को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर इसीलिए रखा जाता है ताकि उससे जो है ना समांतर किरण निकले। अभी जस्ट आप पढ़े हैं ना कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे फॉर एग्जांपल में हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, या मेरा क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हुआ, फोकस। अगर फोकस पे किसी वस्तु को हम लाई कर लेते हैं, रख देते हैं, तो इसमें बल्ब को क्या कहा जाता है, फोकस पर रखा जाता है ताकि यहाँ से प्रतिबिंब कैसा निकले, समांतर किरण जो निकल सके। किरण कैसा निकले, समांतर निकले, इसके कारण। ठीक है, रीजन भी बता रहे हैं आपको। फोर्थ क्या है आपका, सौर भट्टियों में। देखिए तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से तो बहुत सारी किरणें आती हैं, किरणें आई, ठीक है, वहां अवतल दर्पण पर पड़ने के बाद वहां से क्या करता है कि वहां अवतल दर्पण में तो बहुत सारी किरणें पड़ेगी और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रे निकालेगी। बात समझ में आ रहा है ना, जो काफी पावरफुल होता है बात में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बचपन में करते होंगे करतूत कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रहता था ना उसको लेते थे हम, कुछ इस शेप का रहता था अवतल दर्पण, है ना। अब इसको लेते थे और लेने के बाद इधर क्या कर देते कि पेपर रख देते थे, पेपर डाल दिए और जो सनलाइट से आती थी, इससे तो बहुत सारी किरण इस पे पड़ रही है। अब पढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रे निकलता था और वो पेपर को हीट करते करते जला देता था।
पेपर को हीट करते करते क्या कर देता था बाबू, जला देता था। जस्ट सेम उसी प्रकार का जो है ना यूज किया जाता है सौर भट्टियों में। और फिफ्थ क्या है कि रोगियों के नाक, कान, दांत जो देखने में डॉक्टर चिकित्सीय रूप में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आती है वो छोटी जगह पर केंद्रित हो जाती है। छोटी जगह पर क्या होती है, केंद्रित हो जाती है, जिससे हम उसका जो है ना यानी कि दांत हो या कुछ भी बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसको आसानी से हम देख पाते हैं, आसानी से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का यूज समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एकदम लाइक करते रहिएगा। आइए तो अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग में। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण का फर्स्ट उपयोग क्या है कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब बात है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल, देखिए अब हम चिन्ह परिपाटी जो है साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह समझते हैं। यहां पर आप लोग सही से ध्यान दीजिए। देखिए मान लेते हैं कि P क्या हो गया, एक मूल बिंदु है, P को सपोज कर लो क्या है कि यह मूल बिंदु है। ठीक है, ये जो लाइन जो आपको गया हुआ है इसको सपोज कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, यानी किसी कोलीय दर्पण का मध्य बिंदु P से इंडिकेट कर दिए हैं, ये मुख्य अक्ष हुआ। अब यहाँ बात क्या ध्यान देने वाली है, सो समझिए सही से। पहला बात, ओह क्या हुआ, चलो पहली बात यह है कि मूल बिंदु के ये कौन सा हुआ, दाईं तरफ, राइट ना, सही से समझिएगा। मूल बिंदु के दाईं तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। दाईं ओर जो है ना मापी गई सभी दूरी क्या होगी, मापी गई दूरी धनात्मक होगी। मूल बिंदु के दाईं तरफ मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। जस्ट सेम मूल बिंदु की दाईं तरफ मापी गई सभी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु की दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ क्या होगी, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलो उसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हुआ ना, मुख्य अक्ष के ऊपर ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, सेम नीचे हो गया, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है, बात समझे ना। क्या, फिर से देखिए, ये मेरा मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु से दाईं तरफ हम जितने दूरी को मेजरमेंट करेंगे ना वो सारा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, राइट ना, यानी कि प्लस में होगा। और इसके बैकवर्ड में आएंगे हम, इसके बाईं तरफ जब दूरी को मेजर करेंगे, मापेंगे, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगा, धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। बात समझ में आया। मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं तरफ ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए, यानी कि इस कंक्लूजन से टोटल मिलाकर आप ये बात निकाल सकते हो कि देखिए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का साइन क्या होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है ना, अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा, वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, माइनस में होगा, है ना। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी भी प्लस हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया ना। यदि मान लो कि एक क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि यदि किसी दर्पण का फोकस जो है -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है, बताओ वो दर्पण किस प्रकार का है, दर्पण का प्रकार बताए। तो बच्चे तो क्या कंफ्यूज होंगे, सर फोकस फॉर्मूला बताया था सर क्या कि एफ बराबर क्या होता था, r/2, r का आधा होता था ना, ये r तो दिया है उन्हें, कैसे निकालेंगे हम। नहीं वैसा थोड़ी है ना बुद्धू, बस देखो ना दर्पण का प्रकार आपसे पूछ रहा है ना, एफ क्या, फोकस -10 है, तो हम जानते हैं क्या कि अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जैसे ही फोकस आया ऋणात्मक, यानी कि दर्पण का प्रकार कौन सा हो जाएगा, दर्पण किस टाइप का होगा, तो दर्पण हमारा होगा अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। और यदि उसका फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या प्लस में इंडिकेट किया हुआ है तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। बात समझ में आया ना। इस टाइप का क्वेश्चन सब जो है ना क्रिएट होता रहता है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए अब एक बात और देखिए
कि ऑलवेज होता है कैसा, यू क्या होता है, भी क्या होता है, तो चलो वो दर्पण सूत्र में बताते हैं। ये यहाँ तक नोट हो गया ना, नोट कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं आप हम मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग भी जान रहे हो कि सर बहुत लंबा क्लास ले रहे हैं, क्या करें, लंबा क्लास लेना पड़ता है बाबू कभी कल। तुम लोग भी पढ़ो मजे से, है ना। चलिए ये मैं बना लिया, क्या है, एक अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा हो गया पोल, ये क्या हो गया पोल, ये मेरा हो जाएगा फोकस, ये क्या हो जाएगा मेरा सी। अब सपोज एक हम वस्तु को लेते हैं, है ना, एक वस्तु को लेते हैं जिसको हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ वस्तु को रख दिए। अब इसका इमेज जो है ना बनाओ कैसा बनेगा। अब बताइए, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे पड़ेगा तो वो कहाँ से गुजरेगा बाबू, फोकस से गुजर जाएगा, राइट, फोकस से गुजर जाएगा। सेकेंड, यदि वो वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से गया तो उस वक्रता केंद्र से गया तो उसी से फिर रिटर्न हो जाएगा, यही पर है ना रे डायग्राम में। जब वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से ही रिटर्न आ जाती है, तो इसका इमेज कहाँ बना, सी और एफ पे, राइट ना, सी और एफ पे इसका इमेज बन गया। समझ में आया, इमेज क्या बना, सी और एफ पे यहाँ पे बना। अब देखिए, तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें देखो कि वस्तु हम कहाँ रखे हैं, यहाँ पे, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, यानी कि यहाँ से लेकर अध्रुव कहाँ हुआ, यहाँ ध्रुव हो गया हमारा यहाँ। ये क्या हुआ हमारा वस्तु की दूरी, यानी कि यू कहेंगे, यू क्या हो गया, यू इक्वल क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आप देखिए ये एफ हुआ, यहां से लेकर ये मूल बिंदु की दूरी जो हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये फोकस दूरी कहलाएगी, फोकल लेंथ। एफ मीन्स क्या होगा, फोकस दूरी, एफ क्या हुई, फोकस दूरी। अब भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि यहां से लेकर और ये तक, ये तुम्हारा क्या हो गया, दर्पण से लेकर इमेज यहाँ क्रिएट हुआ ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मेरा भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हुआ। क्या हुआ बाबू हमारा, प्रतिबिंब की दूरी हुआ, प्रतिबिंब की दूरी हुआ, राइट ना। यानी कि कुल मिलाकर आप इमेज फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, सॉरी 1/f फोकस। ये हमारा क्या होता है, दर्पण फार्मूला हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, दर्पण फार्मूला हम कैसे निकाले, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है हमारा, एक इमेज का, सॉरी इमेज कहते हैं मिरर फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसका यूज हमारा कहाँ पर आने वाला बाबू, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, जब मुझे निकालना पड़े तब देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक दो टाइप उसको देखते हैं हम, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन क्या काटा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है, फटाक से चलिए बना के दिखाइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए आपके लिए हम एक वर्क करते हैं कि डायग्राम बना देते हैं। चलिए डायग्राम हम जब तक बना देते हैं तब तक आप फटाक से मुझे आंसर बताइए क्या होगा। अवतल दर्पण हो गया, ये मेरा हो गया पोल, क्या हो गया पोल। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि पोल के बाद क्या होगा, फोकस होगी, उसके बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र होगी। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे, यानी कि हमें जो है ना फोकस दूरी मालूम है कि 15 सेंटीमीटर है। चलो ये फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और 60 सेंटीमीटर रखी गई है वस्तु, यानी कि 60 तो सिंपल सी बात है, 15 2 जा 30, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद होगी वस्तु रखा गया, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ए और बी, ए बी क्या है, वस्तु यहाँ पे रखा गया होगा। समझ में आ रहा है ना। 15f है तो ये क्या उसका ट्वाइस होता है ना 30, तो इसका भी ट्वाइस होगा ना। ये कहाँ पे रखा गया होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब यहाँ से रे डायग्राम बनाइएगा तो क्या होगा, जब इसके प्रधान अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को भेजिएगा तो फोकस से गुजर जाएगा। वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही
रिटर्न चला जाएगा, यानी कि उसका इमेज क्या बनेगा यहाँ पे, है ना। इमेज क्या बना यहाँ पर, हमें दिया हुआ क्या, ये अब मेरा क्या दिया हुआ है u, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी ये निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। बताओ बना, बन गया, बोलो भाई लोग। तो चलिए, बन गया, अच्छी बात है। नहीं बना, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक्चुअली दिया क्या गया है, पहले जो दिया गया है ना उसे कर लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। आज चूंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, चूंकि दर्पण कैसा है हमारा, दर्पण अवतल है। इस बात को मद्देनजर रखना है ना, मद्देनजर रखना है जज साहिबा। चलिए, दर्पण क्या है, अवतल है, तो अवतल है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, जो 15 है वो क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब वस्तु की दूरी u क्या होगा, तो u भी होगा -60 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी जस्ट देखे हैं हम साइन कन्वेंशन में कि मूल बिंदु से जो है ना, मूल बिंदु से दाईं तरफ, सॉरी दाईं कहते बाईं तरफ मापी गई हर एक दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। ये सिंपल से समझिए ना, वस्तु की दूरी कहाँ होगी, वस्तु दर्पण के सामने ही होगी ना, तो जो दर्पण के सामने होगी, तो दर्पण के सामने मापी गई सारी दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक, तो यू क्या हो जाएगा मेरा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब हम प्यारा सा छुटकू मुटकू लगाते हैं दर्पण सूत्र लगाएंगे ना, क्योंकि एफ यू और भी का खेला कौन सा बताता है, दर्पण सूत्र ही बताता है। क्या बताता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, राइट ना। तो 1/v तो पता नहीं, 1/u पता है क्या, -60 है, चलो इज इक्वल टू 1/-15 है। अब ये प्लस है उधर भेज दो, अब उधर तो भेज दो, -15 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1/60। अब ये दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 और 60 का, 15-60 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 60 ही आएगा ना। तब 15 चौका 60 यानी कि -4 और -60 -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 1/b बराबर क्या हो गया, -3/60, -3/60 काट दोगे तो 3 कम 3 3 से 20, 1/20 हो गया। अब यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, v में 1 से गुना करेंगे तो -v बराबर 20 हो जाएगा, -v बराबर 20, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई बाबू, प्रतिबिंब की दूरी हो गई हमारा -20 सेंटीमीटर। रोक दिए, -20 सेंटीमीटर। हाँ, तो भी क्या हुआ मेरा, -20 सेंटीमीटर होगा। -20, ये -20 क्या रिप्रेजेंट करता है, भी माइनस, तो माइनस का मतलब हो कि वास्तविक बन रहा है, क्या हुआ, वास्तविक बन रहा है। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हो, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ बन रहा है, C और F, यानी C और F के बीच कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा, राइट ना। यह बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तो बन गया ना, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल। भी माइनस आ गया तो माइनस का मतलब जब इमेज का साइन जो है ना माइनस में आ जाए ना, तो उसका मतलब होता है क्या कि प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक बना। अगर भी प्लस में आता डेट मीन प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी। अब वैसे यही से मालूम चल जाएगा ना कि अब देख पा रहे हो कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, दर्पण के सामने हुआ है ना, फ्रंट द मिरर हुआ, बिहाइंड द मिरर नहीं हुआ है। अगर मिरर के बिहाइंड होता तभी क्या होता, आभासी वो होता, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब जो है ना सब्र खत्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, राइट ना। तो मैग्निफिकेशन होता है क्या, तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, है ना।
यानी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, राइट ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h, राइट ना। h डैश का मतलब हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब हुआ वस्तु की ऊंचाई। लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये आगे जाकर मॉडिफाई होगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि कैसे मॉडिफाई होगा, है ना। चलिए एक हम बना लिए अवतल दर्पण, ये हम पोल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फोकस, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सपोज कि हम एक वस्तु को लाई कर रहे हैं, चलो इसके बिटवीन ही लाई कर दो। जब ये फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से गुजर आएगा, राइट। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आप पोल से लाई करो, चलो वक्रता केंद्र तो पोल पे ही लाई करोगे, पोल पे हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो नॉर्मल फॉलो करते हुए बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये दोनों का कटान बिंदु क्या होगा, यहाँ। तो इमेज फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ होगा, राइट ना। इमेज फॉर्म कहाँ होगा, इस जगह हो रहा है। कहाँ हो रहा है बाबू, यहाँ हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, है ना। यहाँ आपको हम बताना क्या चाह रहा हूँ, सो देखिए सबसे पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। हम नाम दे देते हैं, ए बी हो गया, ए डैश बी डैश हुआ। आप इस फिगर को सही से समझो। एक जो आपको हो गया, ये तो मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी होगी। और ये क्या हुआ, मेरा प्रतिबिंब की दूरी। ये इमेज यहाँ बन रहा है ना जी, ये हो गया मेरा प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या होगा, फोकस होगा। चलिए आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल इसमें और एक ट्रायंगल ये देखो, एक ट्रायंगल इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एक ट्रायंगल आपको देखिए, ट्रायंगल एपीबी, और एक ट्रायंगल ले लो कौन सा, एपीबी हम ले लिए ना, एपीबी। एक ले लिए आप ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बाबू, समरूप है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों क्या है बाबू, समरूप है। ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। बात समझ में आ रहा है ना, समरूप। सिमिलर कैसे होता है सो बताओ। दो ट्रायंगल जो होते हैं जब सिमिलर होते हैं तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है बाबू, बराबर होता है। कोरस्पोंडिंग साइड बोले तो एक आपका कौन हुआ, आप देखोगे कि ए बी का जो रेशियो हुआ किसका होगा, ए डैश बी डैश का रेशियो देखो और ए बी का रेशियो देखो। ए डैश बी डैश का रेशियो इज इक्वल टू ए बी का रेशियो। और सेकेंड आपका कौन सा हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप सेकेंड देखो, आप बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल देखो ना, आप जो है ना सही से केयर करो। एक आप क्या देखो, ए पी बी, एक ये ट्रायंगल को सीन करो। और एक ट्रायंगल जो यहाँ फॉर्म हो रहा है ना, जो इसके इमेज के दौरान, इमेज बना ना भी, इसके दौरान जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल देखो। दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है बाबू, सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे तो क्या होगा, जब दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे तो दोनों का भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। भुजाएं क्या होगी बाबू, समानुपाती होगी। भुजाएं समानुपाती होगी तो आप देख पा रहे हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और एक आप ले लो पी बी, ये हुआ ना पी बी, तो पी बी डैश ले लो। ओ सॉरी अलग कलर आ गया। देखिए एक क्या ले लिए, एक लीजिए पी बी डैश, ये पी बी डैश होल ट्रायंगल का, और फिर इस ट्रायंगल का बाई पी बी। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ए डैश बी डैश ये हो गया हमारा, ए बी ये, यानी इस ट्रायंगल का ये, इस ट्रायंगल का इसका, ये दोनों समानुपाती होंगे। और ये पूरे होल ट्रायंगल का पी बी डैश हो गया। ये होल ट्रायंगल किसका है, ए डैश बी डैश पी में जो है ना बी डैश पी हो गया। और ए पी बी, ये छोटू सा ट्रायंगल में कौन होगा, बी पी होगा। छोटू ट्रायंगल में पी बी पी, और मोटू ट्रायंगल में बी डैश पी। यहाँ राइट कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे इंडिकेट करेंगे बाबू, एच डैश को, एच डैश से। और ए बी क्या है, हमारी वस्तु की ऊंचाई है ना, तो वस्तु की ऊंचाई को हम किससे इंडिकेट करेंगे, एच से। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की, एच मतलब वस्तु की, ये हो गया। अब पी बी डैश क्या है सो बताओ, पी बी किधर गई,
पी बी डैश, तो पी बी डैश मूल बिंदु से लेकर बी डैश क्या है हमारा, भी है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो इसको क्या करोगे आप, भी से इंडिकेट करोगे, किससे करोगे, भी से करोगे, किससे करोगे, भी से करोगे। और उसके बाद ए डैश बी डैश तो हो गया ना, भी से करोगे। और पीबी मेरा क्या है, पीबी 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 पीबी, हाँ पीबी मेरा वस्तु की दूरी हुआ यू, यू। आप क्या लगाओ, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, क्या बताए थे कि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, बताए थे ना, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। आप भी को देख लो, भी क्या है, ये दाईं तरफ है तो ये भी क्या होगी, ऋणात्मक। यू क्या है, ये भी दाईं तरफ है तो ये भी क्या होगी, ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो तो ये माइनस से माइनस कट कर दो, तो क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि एच डैश बाई एच, माइनस को उधर भेज दोगे तो माइनस भी बटा यू हो गया। और एच डैश बाई एच क्या है, एच डैश बाई एच क्या है, मेरा मैग्निफिकेशन ही है ना, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस भी बाई यू। ये मेरा मैग्निफिकेशन का एक राइट फॉर्मूला निकल कर आ गया, यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बाबू नहीं ना। तो चलिए एक दो देखते हैं क्वेश्चन अब। हाँ एक बात तो बताना मैं भूल गया था कि देखिए एम जो मैग्निफिकेशन का साइन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आवर्धन, जब जो है ना आवर्धन, याद रखिएगा, जब आवर्धन यानी कि एम क्या हो, ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, तो उसका मतलब क्या होता है, जब आवर्धन कैसा बाबू मेरा ऋणात्मक हो, ठीक है, तो उसका मतलब यही होगा कि वस्तु कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। लेकिन पहला कंक्लूजन, सेकेंड, जब जो है ना, जब मेरा एम क्या हो, ऋणात्मक हो गया ना, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ रहे हैं ना, क्या कि जब मैग्निफिकेशन जो है ना मेरा एम, यानी कि एम रिजल्ट, एम जो आ रहा है मेरा फाइनल आंसर, अगर वो माइनस में आया है तो माइनस का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति वास्तविक होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बाबू, वास्तविक होगी। ये क्लियर हुआ। और सेकेंड बात ये हुआ कि जब हमारा एम जो है ना, जब हमारा एम धनात्मक होगा, जब हमारा एम धनात्मक होगा, दैट मीन्स प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। बात समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। जब एम हमारा ऋणात्मक हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा, और जब एम धनात्मक हो तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दर्पण का आवर्धन 0.4 है, आवर्धन क्या मैग्निफिकेशन 0.4 है, तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा, दर्पण जो बाबू किस प्रकार का होगा। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, पहले तो ये कर लेंगे ना, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि मैग्निफिकेशन क्या है बाबू 0.4 है। नोट कीजिएगा इसका साइन क्या है, नहीं कुछ तो प्लस है, 0.4 है, और वो क्या है, एक से बहुत छोटा है, एक से बहुत छोटा है ना। तो ये प्लस साइन जो है, तो ये इंडिकेट यह कर रहा है कि दर्पण कैसा होगा, दर्पण प्लस कब जाता है, दर्पण बताइए उत्तल होगा, दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा, और यह 1 सेंटीमीटर से, और इसका है ना, और यह 1 सेंटीमीटर से कम है, 1 से कम है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा, है ना। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। दर्पण किस प्रकार का होगा, तो दर्पण क्या होगा, उत्तल, श्योर कर दिया, क्योंकि इसका एम साइन कैसा हो गया बाबू, प्लस का है, राइट ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, करके मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, एक दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, यानी कि इसमें आपको दिया क्या गया है, एकदम पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है कि वस्तु की दूरी u, हम जानते हैं वस्तु की दूरी ऑलवेज क्या होता है बाबू, नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है, तो -27 सेंटीमीटर हो गया,
चलिए आगे पढ़िए। प्रतिबिंब दर्पण से इतना सेंटीमीटर उसी ओर बनता है, उसी ओर बनता है, यानी कि ये भी हो जाएगा -54 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब भी क्या होता है, दर्पण से, दर्पण के मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना, सॉरी बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो दोनों क्या हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है आवर्धन, क्या पूछ रहा है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होगा, बताओ बताओ। आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है ना। तो -v कहाँ चले गया, -54 है ना भाई, -54 सेंटीमीटर लिख दो, -27 सेंटीमीटर। अब बताओ माइनस माइनस कट गया, 27 से कितने मरतबे कट गया, 2 मरतबे कट जाएगा, तो बचा क्या, आवर्धन क्या होगा, -2। आवर्धन क्या आ जाएगा इसका, -2 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, आवर्धन क्या होगा बाबू, -2। ये क्लियर है ना। तो चलो अब हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक का, 1 मिनट। तो यहाँ तक जो है ना हम सफर पूरा किए। अब जाकर फाइनली हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया है ना। रहा बात न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको इस वीडियो में अगर ये करेंगे तो आप पूरी तरह से उब जाइएगा कि सर आप कितना बताएं, बहुत लंबा हो गया। तो न्यूमेरिकल यदि पढ़ने का करना है तो कमेंट कीजिए, उसका हम नेक्स्ट जो है ना वही मैक्सिमम आधा घंटा का वीडियो बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यदि आपको सारी बात समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना जो है ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।